जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। रिलेशन का जो पार्ट है वो आपका वन शॉट वीडियो में पहले ही आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप फंक्शन की वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन से पहले कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। एक्चुअल में आप लोग मैथ्स के बारे में क्या समझते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। देखिए, मैं आपको फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको मैं समझाना चाहता हूं। पहली बात, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में एक यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, उस बात को समझ लीजिए। मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। लैंग्वेज ऑफ गॉड, ठीक है, ये आप समझिए। फिर मैं फंक्शन को बहुत अच्छे डिफाइन करूंगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? ये बोला कि ये फैक्ट सी बात है, ये बहुत ही एक आप ट्रू समझ लीजिए। क्योंकि आप ये समझिए कि जब भगवान ने या अल्लाह ने इस धरती को या इस पूरे यूनिवर्स को बनाया था तो कितना एक्यूरेट सिस्टमैटिक उन्होंने कैलकुलेशन किया था। इस अर्थ की ग्रेविटी 9.81 है। वेल डिफाइंड कैलकुलेशन है ना? मैथमेटिकल टर्म वेल डिफाइंड में है, नहीं डिफाइंड में। मतलब जो भी आपका यहां पर इस यूनिवर्स में बना हुआ है वो सिस्टमैटिक वे में बना हुआ है, विद कैलकुलेटेड वैल्यू में बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ इधर कम हो गया कुछ इधर ज्यादा, बिल्कुल सिस्टमैटिक कैलकुलेटेड वे में बना हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। दूसरी चीज मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं कि ये बताइए कि जब हम लोग बात करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स की बात करते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले क्या समझा? पहले मैथ समझा कि पहले फिजिक्स समझा? इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहले उन्होंने मैथ समझा कि फिजिक्स समझा? ठीक है, अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट इसको ऐसे समझिए। सपोज करिए जब ह्यूमन हमारी जो बोलते हैं मानव सभ्यता जिसको बोलते हैं, जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय सपोज करिए एक एप्पल का पेड़ था। उस एप्पल के पेड़ में एप्पल थे, तो कोई भी इंसान देख के वो उसमें क्या देखेगा कि जैसे सपोज के 4 एप्पल लगे हुए हैं, 4 सेब पेड़ में लगे हुए हैं, तो क्या सोचेगा कि वो सेब लटका हुआ है, वो 4 एप्पल लटके हुए हैं, कि वो ये सोचेगा कि 4 एप्पल है, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए, एक रात के लिए, फिर एक सुबह के लिए। वो ये सोचेगा ना, वो ये थोड़ी सोचेगा कि भैया ये लटका क्यों हुआ है, नीचे आएगा, ये होगा हुआ। तो सबसे पहले ये फैक्ट सी बात है। सबसे पहले मैथ और फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने मैथ्स को ही समझा था, बाद में ये फिजिक्स के पास आए थे। पहले मैथ समझा, उसके बाद फिजिक्स समझा। उसके बाद तीसरी चीज में आते हैं, तीसरे टर्म में आते हैं, वो आते हैं फंक्शन में आते हैं। फंक्शन में आते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, कैसे है, आप ये समझ लो, ये फंक्शन के बिना आपका दुनिया अधूरी है। फंक्शन, ये आपकी यूनिवर्स, ये दुनिया, ये कुछ भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, बाइक चलती है, फंक्शन कर रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, उसका इंजन फंक्शन कर रहा है। मतलब हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज जो वर्क कर रही है, दैट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। हर जगह फंक्शन आपको दिखाएगी, इसके बिना दुनिया अधूरी है। अब मैथ्स के फंक्शन की बात करते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इस बात को समझते जा ध्यान से, ठीक है। अब फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, मैथमेटिकली क्या होता है, इन सब की बातें हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ओके, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर फंक्शन एक्चुअल में क्या है, देखिए, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रिलेशन। आपको पता है कि रिलेशन कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था दो सेट्स का, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। तो रिलेशन क्या होता है, जो फंक्शन होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ द रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास में हुआ, दैट विल बी आल्सो सबसेट ऑफ रिलेशन। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मतलब आपके पास में ये टर्म जनरेट होके आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब क्या सारे रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सारे रिलेशन आपके फंक्शन नहीं हो सकते हैं। फंक्शन होने के आपके पास में 2 कंडीशन होती है। अगर वो रिलेशन अगर 2 कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो वो फंक्शन हो जाएगा। वो 2 रिलेशन क्या होती है, इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन रिलेशन की क्या होती है? ऑल द इनपुट्स, ऑल द इनपुट्स
आर यूज्ड, ठीक है, सारे के सारे इनपुट क्या होने चाहिए, वो यूज होने चाहिए, ठीक है, इस बात को समझते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे, क्योंकि आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, सारे के सारे इनपुट यूज होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या आता है, देयर इज सिंगल आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू सिंगल इनपुट, मतलब एक इनपुट पर एक ही आउटपुट होना चाहिए। अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है, अगर एक इनपुट पे दो आउटपुट हो जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। मैं आपको एग्जैक्टली फिगर भी समझा देता हूं, फिर मैं इसकी डिटेलिंग करता हूं, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। सपोज करिए यहां पर एक मैंने एग्जांपल यहां पर एक लेता हूं, यहां पर सपोज करिए, यहां पर लीजिए ये आपके पास में ए है और ये बी है, और फंक्शन आपका यहां पे जो डिफाइन हो रहा है वो ए क्रॉस बी, मतलब आपके ये लेके चल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ये वाला टर्म लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या फंक्शन है ये, तो क्या फंक्शन है, देखिए पहली चीज है, पहली चीज, अच्छा पहली चीज ये दूसरे कंडीशंस को वैलिडेट कर रहा है। दूसरे कंडीशन का वैलिडेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर सिंगल आउटपुट का क्या हो गया, डबल, सिंगल इनपुट का क्या हो गया, डबल आउटपुट हो गया, तो ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं भाई, एक केस और लेते हैं, क्या हमारे पास में ए टू बी है यहां पर, ए टू बी है यहां पर, ठीक है, 1 2 3 ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हो गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो क्या फंक्शन है, ये आपका फंक्शन नहीं है, कंडीशन सेकंड वायलेट हो गया यहां पर, और ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन आपका पहला कंडीशन वायलेट हो गया, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये दो केस अगर आपका रिलेशन फॉलो, ये दो केस अगर आपका फॉलो कर ले तो आपका वो रिलेशन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं जरा, आप लोगों ने वेंडिंग मशीन सुना होगा, वेंडिंग मशीन देखा भी होगा, ठीक है, वेंडिंग मशीन, ठीक है। वेंडिंग मशीन क्या होता है, आपने थिएटर में, मॉल्स में देखा होगा, आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, ठीक है, आप एयरपोर्ट पे गएंगे तो वहां पे देखा होगा। वहां पे क्या होता है, ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, पैसे इनपुट करने वाला होता नहीं होता है, ठीक है, देखा होगा आपने। इस बात को समझते हैं, ये फंक्शन है, इस बात को समझते हैं कि वो कैसे फंक्शन हो सकता है, किस तरह से ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। समझिए बात ध्यान से रहा। मैं आपसे ये बोलता हूं कि सपोज करिए कि अगर वेंडिंग मशीन है, ये फंक्शन है कि नहीं है, या फंक्शन में मान के चलता हूं, कैसा भी है, अभी मैं आपको समझा देता हूं, समझिए बात ध्यान से। मैंने बोला कि वेंडिंग मशीन में आप इनपुट दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, और मैं ये बोलता हूं कि वो इनपुट में सारा का सारा इंडियन करेंसी ले सकता है, सारी की सारी इंडियन करेंसी ले सकती है, वो इनपुट हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने यहां पर 10 रुपए का नोट डाला, इसने एक्सेप्ट किया, जो लेना था मुझे मिल गया। यहां पर मैंने 20 रुपए का नोट डाला, ठीक है, 50 का नोट डाला, लेकिन जैसे ही मैं 100 रुपए का नोट इसमें डाल रहा हूं, 100 रुपए का नोट डालने के बाद इस मशीन ने प्रोसेस नहीं किया, इस मशीन ने प्रोसेस नहीं किया, 100 रुपए का ये इनपुट नहीं ले पा रहा है। तो क्या आप बोलेंगे कि ये मशीन आपका सही वर्क कर रहा है, क्या ये फंक्शन आपका सही कर रहा है, क्या फंक्शन सही करेगा, ये फंक्शन आपका सही नहीं करेगा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक इनपुट उसने क्या कर दिया, यूज नहीं किया, वो भी क्या 100 रुपीज का नोट हो गया। तो पहली कंडीशन समझ में आ गया आपको कि सारा का सारा इनपुट यूज होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं करता हूं, दूसरी बात क्या करता हूं, दूसरी कंडीशन पे आता हूं। मान लिया जाए आपने यहां पर 20 रुपीज का नोट डाला, ठीक है, उसने प्रोसेस किया, आपने क्या किया, प्रोसेस करने के बाद आपका क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 20 रुपए या 20 रुपीज का नोट डालने के बाद 20 रुपए का चिप्स और 20 रुपए का चॉकलेट आपको मिल जाए एक साथ, इट इज पॉसिबल। अगर मान लो मिलता भी है तो क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्या ये फंक्शन रह गया भाई, नहीं रह गया। मतलब एक 20 रुपए के नोट पर आपको एक 20 रुपए का चॉकलेट, एक 20 रुपए का चिप्स नहीं मिल सकता है। सो दिस इज द वायलेटेड कंडीशन ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब सेकंड केस में भी आपको यहां पर क्लैरिटी हो गई है कि फंक्शन यहां पर नहीं हो सकता है। दो कंडीशन आपने फॉलो कर लिया, फंक्शन आपका हो गया। बहुत आराम समझना है, क्यों समझना है, क्योंकि फंक्शन में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। मैं बहुत ही धीरे धीरे बहुत अच्छे से बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाए हो जाने देंगे, ठीक है, लेकिन एक एक स्टेप हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई, फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। अब आगे थोड़ा बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या है चीजें, ठीक है।
तो फंक्शन हम लोग समझ गए, दो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, दो कंडीशन फॉलो होता है, ठीक है। वो दो कंडीशन अगर फॉलो कर ले रहा तो हो सकता है। तो अब मान लिया जाए कि अगर आपके पास में एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ठीक है। ये ले लिया 1 A, B, C, D ले लिया, इसको इससे मैच करा दिया, ये इससे मैच कर दिया, ये इसके मैच कर दिया। क्या ये फंक्शन है? वही दो कंडीशन देखते हैं, ये आपका इनपुट था, ये आउटपुट था भाई, ठीक है। तो वही से मैच करते हैं। तो ये बताइए, अगर ये इनपुट है तो सारा का सारा ये यूज हो गया। चलिए पहली कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? क्या सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट है? सिंगल इनपुट पे डबल आउटपुट तो नहीं है भाई। तो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट दिखा, सिंगल पे सिंगल दिखा, सिंगल पे सिंगल दिखा, तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन है। एग्जैक्टली आपका ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और 1, 2, 3 और दिस इज ABCD। चलिए इसको ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बना लिया और इसको भी ऐसे बना लिया, ठीक है। चलिए कंडीशन देखिए, क्या ये आपका फंक्शन है? नहीं फंक्शन है। तो देखो यहां पे समझते जरा, पहली कंडीशन थी सारी इनपुट यूज होना चाहिए, सारा इनपुट यूज हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज क्या थी? यहां पर सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट, तो इस 1 का B है, इस थर्ड का B है, तो क्या फंक्शन नहीं है? नहीं। देखो अब ऐसे समझो जरा ध्यान से, दो लोग हैं उस वेंडिंग मशीन में, मान लिया जाए अलग अलग रैक्स में एक अब चॉकलेट, एक तरह की चॉकलेट कई रखी होंगी ना, चिप्स भी कई रखे होंगे ना, कोल्ड ड्रिंक भी कई रखी होंगी, एक ही तरह, मान लो पेप्सी है तो रखे होंगे ना, या फिर कोई भी रखा है, कोई भी आपका ब्रांड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए जरा, एक पर्सन गया, उसने 20 रुपीज का नोट डाला, उसने एक चॉकलेट उठा लिया डेयरी मिल्क 20 रुपीज वाला। अब दूसरा पर्सन गया, उसने वहां से 20 रुपए डाला और डेयरी मिल्क निकाल लिया। तो एक पर्सन जो है, दो अलग अलग पर्सन है, सेम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये बताइए कि एक वो तो दो अलग अलग चीजें होगी। नहीं भाई, सेट में एक एलिमेंट कई बार लिखा जाता है, लेकिन एक एलिमेंट कई बार होता है, लेकिन लिखते हम लोग कितने बार है? एक बार ही है उसको। तो आप सिर्फ ये देखिए कि सेम प्रोडक्ट ले रहे हैं, सेम ब्रांड ले रहे हैं, सेम रुपीज का ले रहे हैं, तो दो पर्सन जो हैं वो एक ब्रांड पर रह सकते हैं, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन ये हो गया है, अब इस बात को समझ लेते हैं, क्या फंक्शंस को लेके और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो फंक्शन क्या हुआ? आप फंक्शन में आप इनपुट करते हो, आप कुछ इनपुट किया, आपने यहां पे इनपुट किया, जैसे इनपुट मैंने मान लो सपोज करो यहां पे एक्स लिखा, यहां पर उसने प्रोसेस किया, यहां पे उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस एफ किया, और उसको आपको क्या है? आपका आउटपुट मिल गया। तो यही टर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही काम, सारा का सारा इनपुट यूज हो जाए और एक इनपुट पे आपको एक ही आउटपुट मिल जाए, ठीक है। एक इनपुट पे अगर दो आउटपुट मिल जाता है तो फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है, किसकी? फंक्शन की हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपके पास फंक्शन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात ये देख लेते हैं भाई कि अगर फंक्शन को आप डिनोट कैसे करते हैं? एफ एक्स कॉमा एक्स से लेके वाई तक डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं आप, ठीक है। एफ एक्स टू वाई आप डिनोट करते हैं, ये आपका साइन होता है फंक्शन का, प्रोसेस का होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट, या इसको हम डोमेन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन भी हम लोग बोल देते हैं। अब डोमेन क्या होता है डिस्कस करेंगे अभी। इसको क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो को डोमेन का जितना पार्ट यूज हो जाता है उसको रेंज बोलते हैं, क्योंकि वेंडिंग मशीन में जरूरी नहीं कि सारा का सारा आपका जो मटेरियल है, जो आपके वहां पे जो रखे हुए हैं चॉकलेट जो भी रखे, सारा का सारा यूज ऐसा नहीं हो सकता है। उस सारी चीज को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं, और जितनी आपकी चीजें यूज हो गई हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोल देते हैं। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन हो जाएगा। इतनी आपको क्लियरिटी यहां पर होगी, ठीक है। तो आपको डोमेन पता चल गया, डोमेन मतलब इनपुट हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया, यहां पे आपको क्लैरिटी हो गई। इसमें अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए धीरे धीरे समझते हैं, प्यार समझते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है। अब ध्यान से इस बात को देख लेते हैं। ओके चलिए, अब एक बात मैं आपको क्लैरिटी कर दूं, क्योंकि आप लोग तो अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड लेवल के साथ साथ बाकी चीजों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। मान लिया जाए आपने बोला एफ एक्स टू वाई है, एक्स टू वाई आपने इसको बोला कि ये फंक्शन का एक सिंबल है, जो भी आप बोल सकते हो उसमें, ठीक है। इसमें एक चीज आपको देखना है, जैसे सपोज करो ये आपने बोला ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक बी की जगह एक्स वाई ले भी सकते हैं हम लोग। तो आप ये बोलोगे यहां पर, ऐसे मैं बोलता हूं कि बी यहां पर 1 से ए बी एसोसिएट हो रहा है,
1 से B एसोसिएट हो रहा है, तो आप बोलोगे B इज द इमेज ऑफ 1, B इज इमेज ऑफ 1 बोलोगे, ऑफ 1 बोलोगे, ठीक है भाई। या बोलोगे 1 इज प्री इमेज ऑफ बी बोलोगे, ठीक है। ये दो बातें आपको यहां पर समझनी होंगी, ठीक है। तो बी इज द इमेज ऑफ फर्स्ट हो जाएगी 1, वो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे पढ़ते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपके पास में होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं भाई। एक बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपको ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में अगर आपने ग्राफ को प्लॉट किया है, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ग्राफ बनाना आता है, आपने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि अब y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर वो लाइन उस कर्व को, उस पूरे ग्राफ में उस कर्व को 2 जगह कट कर दे तो वो फंक्शन नहीं होता, इट्स नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होता अभी मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो ये पॉइंट आपके पास में x1 है, इस x1 पर आपको यहां पर एक पॉइंट मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, y1 मिल गया, ये क्या मिल गया, y1 मिल गया, और इसी जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, ये y2 मिल जाएगा, तो माइनस का y1 मिल गया। तो आपको x1 पर एक y1 भी मिल रहा है और y2 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का जो भी है माइनस का y2 मिल गया, ठीक है। वैसे माइनस ही रहेगा, y1 रहेगा, लेकिन समझ लेते हैं इसको। तो x1 पर आपको एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल सकता है, तो कंडीशन को क्या कर दिया इसने, वायलेट कर दिया। क्लियर हुई बात यहां पर। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया। ग्राफ में आप पैरेलल टू द वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे तो अगर वो 2 जगह कट कर देगा तो फंक्शन नहीं है। जैसे एक और ले लेते हैं, ये लिया मैंने यहां पर, तो ये ड्रॉ किया, एक ही जगह कट कर रहा है, कहीं पे भी ड्रॉ करो, कहीं पे भी ड्रॉ करो, कहीं पे भी ड्रॉ करो, वो एक ही जगह कट करेगा। अगर एक जगह कट कर रहा है तो वो फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि सारे के सारे बने हुए कर्व आपका फंक्शन नहीं हो सकता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फंक्शन नहीं है, ठीक है। पैराबोला की होता है इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, तो y स्क्वायर 4ax फंक्शन नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई। और वो आपको पता है कहां से कहां के बीच में नहीं है, फिर ऐसा मत बोल देना सर हमने तो 0 से लेके इन्फिनाइट तक, मैंने यहां पर लिया 0 से लेके इन्फिनाइट तक गए थे, तो सर कैसे गड़बड़ हो गया, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी, तो आपका दूसरा ये तो फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बात किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ले रहा हूं यहां पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फंक्शन बना हुआ पार्ट ले रहा हूं, ज्योमेट्री ले रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो एक आप इस फिगर से एक बात समझ गए, आप इस फिगर से एक बात समझ चुके हैं, वो क्या समझे हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं फिर से। कि अगर मान लिया जाए, सपोज करिए आपने फंक्शंस को लेके एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है ये आपका इनपुट का पार्ट होता है, जिसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनपुट का पार्ट होता है जिसको हम लोग इनपुट डोमेन बोलते हैं। और ये वाला जो आपका पार्ट होता है वो कोडोमेन का पार्ट होता है, कभी कभी जो वैल्यू यूज कर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो कोडोमेन रेंज समझ में आ गया। एग्जैक्टली मोस्टली क्या होता है, वो रेंज ही की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कर्व में वो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू यूज कर लेगा। जैसे कर्व में वैल्यू यूज करेगा, नहीं यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहा है, यहाँ यूज कर रहा है, तो वो आपका रेंज ही होता है। कोडोमेन तो बात की बात होती है, क्योंकि पूरी लाइन हो गई ना, वो पूरी लाइन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको जितनी पार्ट आपका ले लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोल देते हैं। तो एक बात आपने यहां पर दिमाग बैठा देनी है कि एक्स एक्सिस डोमेन इनपुट, वाई एक्सिस रेंज, कोडोमेन रेंज, बट मोस्टली हम लोग रेंज ही लेते हैं इसमें, ठीक है भाई। इतना समझ आ गया। अब हम लोग आते हैं डोमेन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस आपके लिए। ये आप सोचते हो, आप क्यों सोचते हो मुझे नहीं पता। इट इज नॉट ट्रू, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर आपको अप्रोच करना आता है, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। आज के बाद आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आज के बाद आपको डोमेन दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अभी क्या अपने बच्चों में पढ़ा दोगे आप, ठीक है। ध्यान से देखिए, डोमेन की बात करते हैं और ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या है हमारे पास में डोमेन। तो एफ एक्स टू वाई, इसके डोमेन की बात मैंने ये किया, आपका डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन क्या है, डोमेन निकालने के लिए मैंने इसको
तीन चार पार्ट में मैंने डिवाइड किया, चार पार्ट में डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया क्योंकि समझाने के लिए इजी होगा। चार पार्ट मैंने डिवाइड किया, इसको कैसे कैसे समझते हैं ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। अब पहला जो पार्ट मैंने लिया था, पहला देखो कोई भी फंक्शन होता है उसका फॉर्म बन के आता है, फंक्शन को मैंने अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। जहां तक आपको सिंपल लेवल पे मैं समझा सकता हूं, मैं सारे फॉर्म बता रहा हूं आपको, मैंने अलग अलग फॉर्म में इसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। इसमें पहला फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, फंक्शन का नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड जो होता है दैट इज द डिनोमिनेटर फॉर्म, डिनोमिनेटर फॉर्म होता है। तीसरा क्या होता है, स्क्वायर रूट फॉर्म, स्क्वायर रूट फॉर्म होता है। क्यूबिक रूट क्यों नहीं बोला भाई, क्यूबिक रूट आपको समझ में आ जाएगा, उसका इशू नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम जो आपका डोमेन निकालने में होता है स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। रेडिक्स फॉर्म भी वो अलग चीज था। और फोर्थ नंबर क्या होता है, स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्म, ठीक है। ये हम लोग चार चीजें कैटेगराइज किया हुआ है, चार चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और आपको मैं 100% श्योर कर रहा हूं कि आपको डोमेन निकालने में दिक्कत नहीं होगी, इट इज वेरी श्योर, ठीक है। तो आज से अपना डर खत्म कर दो, ठीक है। चलिए पहली बात कर रहे होते हैं हम लोग डोमेन। अब होता है क्या, इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होता है, सपोज करें y इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैंने आपको जस्ट बोला x क्या आपका इनपुट है, ये जो x है वो आपका इनपुट है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आपने किसी भी फंक्शन में इनपुट किया, प्रोसेस किया, उसने प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आउटपुट नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे कि क्या वो आपका इनपुट उस प्रोसेस का पार्ट होगा, उस फंक्शन का पार्ट होगा? नहीं होगा ना, क्लियर सी बात है, यस और नो। तो इनपुट करने पर प्रोसेस होने के बाद अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो वाला एक्स आपका इनपुट का पार्ट नहीं है। तो एक सिंपल बात में क्या बोल देते हैं कि एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिल जाए, दैट मींस एफ एक्स मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। क्या बोलोगे आप, दोज वैल्यू ऑफ एक्स, दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच गिव आउटपुट या वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज डोमेन, आर डोमेन, आर डोमेन, ठीक है। आप मतलब क्या कर रहे हो, एक्स की वो वैल्यू पुट कर रहे हो जिसको पुट करने पर अगर आपको वाई की वैल्यू मिल जा रही है, एफ एक्स की वैल्यू मिल जा रही है, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, क्या बोल देते हो, उसको बोल देते हो आप डोमेन बोल देते हो। तो डोमेन, अब क्लियर हो गई ना बात आपको कि हमको डोमेन में वो पार्ट रखना है जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो अब सारे फॉर्म को एक एक करके हम लोग सीखते हैं, समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो डोमेन अभी क्लियर हो गया होगा, डोमेन क्या है अभी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहला फॉर्म हम लोग लेते हैं, पहला फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करके रखे हुए हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। पहला एफ एक्स, और याद रखिएगा सेम क्वेश्चंस का रेंज भी निकालेंगे हम लोग, पहले डोमेन सीख लेंगे उसके बाद रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास है बहुत है। अब नॉर्मल फॉर्म में आप समझिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो इसका डोमेन क्या होगा। मैंने जस्ट आपको बताया था यहां पर कि एक्स की वो वैल्यू पुट करिए यहां पर जिसकी वजह से आपको एफ एक्स मिल जाए। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, एक्स की वो वैल्यू वहां से हटा दीजिए जिसकी वजह से आपको उसको सोल्यूशन ना मिल पाए। अब ये आपको कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो आप बस दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि एक्स की वो वैल्यू आपको हटानी है जिसकी वजह से आपको एफ एक्स की वैल्यू ना मिले, ठीक है। इसके मतलब बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका डोमेन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप ये बताइए यहां पर एक्स की ऐसी कोई वैल्यू है जिसको पुट करने पर आपको एफ एक्स ना मिले, ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है यहां पर, एक्स की कोई वैल्यू यहां पर पुट करो, पुट करने के बाद उसमें एफ एक्स आपको यहां पर ना मिले, कुछ ना मिले, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। जब ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल जाती हो तो यह आपका कॉमन सेंस ही आपको बता देता है कि उसका डोमेन कितना हो जाएगा, उसका डोमेन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, उसका डोमेन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहां पर बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और ले लेते हैं नॉर्मल फॉर्म का एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया आपका, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर से देखा मैंने यहां पर एक्स की मैंने वैल्यू, मेरे दिमाग में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद मैंने सोचा क्या एक्स की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है
जिसकी वजह से आपको fx की वैल्यू ना मिले या y की वैल्यू ना मिले। कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ये बहुत ही गहराई से सोचने के बाद मेरे दिल और मेरे दिमाग ने ये बोला, अरे ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है। जब ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब आप इनपुट डोमेन पे आप सारी की सारी वैल्यू ले सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे आप, रियल नंबर बोलेंगे, जिसको r बोल देंगे आप। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। जिसको क्या बोल देंगे आप, r बोल देंगे, आपका रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म में आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, नॉर्मल फॉर्म में आपको इतनी दिक्कत नहीं वाली, वो आपके लिए इजी हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी नेक्स्ट फॉर्म में चल रहे होते हम लोग, डिनोमिनेटर फॉर्म में चल रहे होते। ठीक है, दूसरे फॉर्म में चल रहे, डिनोमिनेटर फॉर्म। ठीक है, डिनोमिनेटर फॉर्म क्या होता है भाई? डिनोमिनेटर फॉर्म का मतलब ये है कि fx आपको गिवन है जिसमें कोई एक नंबर जो डिनोमिनेटर में आपका हो, मतलब x का टर्म या y का टर्म जो भी है आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में अगर है तो डिनोमिनेटर फॉर्म के अंडर आएगा वो। अब ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ में यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो ऊपर हम सिर्फ सिंपल सा एक नंबर, एक x ले लिया है और नीचे मैंने डिनोमिनेटर समझाने के लिए आपको ले लिया। अब ये बताइए, डिनोमिनेटर का मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर के अगर नीचे, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है, नहीं हो जाती। इन्फिनाइट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज लाइक समटाइम्स यू कैन से दैट इट इज अनडिफाइंड। लेकिन इन्फिनाइट, अनडिफाइंड, इन्फिनाइट, अब दो अलग अलग बातें हो जाती है। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि अनडिफाइंड इसको बोलें कि इन्फिनाइट बोले। अब ये क्वेश्चन को इराइज करता है कि ये बताइए कि इंडियन ओशन में कितने लीटर पानी है, तो आप बोलोगे अनडिफाइंड बोलोगे कि आप बोलोगे इन्फिनाइट लीटर बोलोगे? अनडिफाइंड, आपके सर में कितने बाल हैं, अनडिफाइंड बोलोगे कि इन्फिनाइट बोलोगे? अनडिफाइंड का मतलब जिसको डिफाइन ही ना किया जा सके। मैं कहता हूँ ठीक है डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब वो फिर बोलते हैं फिर अनडिफाइंड ये भी होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अरे यार बाल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, पानी जो है एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा एक माइन्यूट सा गैप होता है इनके बीच में, अनडिफाइंड और इन्फिनाइट के बीच में गैप होता है, उसको मेंटेन करके रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इन्फिनाइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन का पार्ट कभी भी नहीं होता है। जब आप समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी कभी 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा x की वैल्यू 4, -4 रखने पर ये 0 आ रहा है, तो कंफर्म ये हो जाइए, कंफर्म ये हो जाए कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू -4 पुट करने पर आपका ये क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन में, डोमेन की वैल्यू में x = -4 आपको नहीं लेना है, डोमेन में -4 नहीं आ सकता है। अब डिनोमिनेटर फॉर्म बोला था तो अभी न्यूमरेटर पार्ट में मैंने सिंपल सा टर्म रखा था, न्यूमरेटर पार्ट से अभी हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि x यहां पर कोई भी मेरा इश्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, ये कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं कर रहा है। तो सिंपली हम लोग सिर्फ बात कर देते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में आपका x -4 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन = कितना आ जाएगा, r माइनस कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मतलब रियल नंबर तो है बट उस रियल नंबर में -4 आपका नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका डोमेन डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ए नंबर क्वेश्चन हो गया, बी नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। fx = x + 1/x² प्लस का 5x प्लस का c, इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अब वही सिंपल सी बात है, आपको डिनोमिनेटर में फंक्शन मतलब x के टर्म में वैल्यू दिख रही है, न्यूमरेटर में मैं आपसे फिर से बात कर रहा हूं, जब मैं आपको स्पेशल केस में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं न्यूमरेटर को सिंपलीफाई बस लेके चल रहा हूं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आएगा स्पेशल केस तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताइए x² + 5x + 6 की वैल्यू आपके पास में x² + 5x + 6 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, x² + का 3x + का 2x + का 6 = 0 होना चाहिए, x कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से x + 3 आ गया, +2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया, x + 3 आ गया, ≠ 0 होना चाहिए। यहाँ पे x + 2 और साथ में कितना आ गया, x + 3 ≠ 0 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए x + 2 ≠ 0 है तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए। x + 3 की वैल्यू ≠ 0 तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -3 नहीं होना
चाहिए। तो आप बताइए x की वैल्यू -2 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। उसके बाद -3 पुट करने पे भी आपका 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि आपका डोमेन में -2 और -3 नहीं होगा। ठीक है, जब ये नहीं होगा है, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू आप ले सकते हैं x की। तो यहां पर डोमेन कितना आ गया आपके पास में, डोमेन कितना आ गया, r माइनस और माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3, दिस इज योर डोमेन आ जाएगा। बताइए, क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा इसका, नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट फॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग भी होता है, लेकिन हम लोग बहुत प्यार से देखेंगे इसको। क्या होता है, स्क्वायर रूट फॉर्म होता है। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या होता है स्क्वायर रूट फॉर्म, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है कि अगर सपोज करिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो ही वो डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। याद रखना इस बात का, मतलब रूट, स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका रिजल्ट डिफाइंड होगा और साथ में उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो वो अनडिफाइंड में होता है, मतलब उसको हम लोग डिफाइंड की कंडीशन में नहीं ले जाते हैं। इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं, आयोटा का टर्म आ जाता है, वो अलग चीज है, बस उसको डिफाइंड टर्म नहीं लेते हैं, क्योंकि इमेजिनरी अपने आप में क्या किया गया, इमेजिन किया गया है, तो एग्जैक्ट टर्म तो होना ही नहीं है ना। बट हम लोग इनपुट की बात कर रहे हैं, तो इनपुट दैट शुड बी द एग्जैक्ट टर्म, डिफाइंड टर्म होना चाहिए इनपुट के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, आपको ये टर्म्स आपको यहां पे समझ के रखना है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पहला एग्जांपल ले लेता हूं, ये आप लेते हैं फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन f(x) इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको डोमेन फाइंड करना है, तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि x की वो वैल्यू पुट करने पर जिसपे आपको fx या इसको y बोलते हैं, y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाए। ठीक है, एग्जैक्टली यही मतलब होता है ना। तो आपको समझना पड़ेगा यहां पर। तो आप देखिए जरा कि ये x आप क्या रखें कि यहां पे fx बन जाए। तो पहले तो आप ये देखो ना कि अंडर रूट डिफाइंड कब है। अंडर रूट डिफाइंड जब होगा कि जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी होगा ना। तो इसका मतलब x की वो वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से ये पॉजिटिव बना रहे। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन, इसके लिए कंडीशन लेते हैं हम लोग। क्या कंडीशन, यहां पर हम लोग कौन सी कंडीशन लेते हैं, ये लेते हैं कि x प्लस 4 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तभी वैल्यू निकालते हो। अंडर रूट 0 की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, अंडर रूट 0 इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करना आपको आता है एग्जैक्टली। तो यहां पर आपको पता चल गया कि x इज ग्रेटर इक्वल टू कितना, -4 हो गया है। नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हैं, जब भी आप आंसर देखोगे तो यहां पर आपके पास में जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू -4 से लेके इन्फिनाइट आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक करके देख लीजिए जरा, यहाँ पर -4 पुट करिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। -3 पुट करिए, 4 -3 कितना आ जाएगा, 1। फिर उसके बाद आप वैल्यू को बढ़ाते जाइए, आपका अंडर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इतनी छोटी बात समझ में आई। ठीक है, डोमेन में कंफ्यूजन ना हो यार, क्योंकि डोमेन अगर नहीं समझ में आया तो रेंज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डोमेन में अपने आपको बिल्कुल क्लियरिटी रखो, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जरा अगला पार्ट देख लेते हैं, यही बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं। जगह है हमारे पास में, फाइंड डोमेन है, फाइंड डोमेन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, fx y इक्वल टू fx जो भी है आप इसको ले सकते हो। तो y इक्वल टू आपको पास में ये गिवन है, आपको उसको डोमेन फाइंड करना है। तो वही सिंपल सी बात कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। x की आप कोई वैल्यू पुट कर सकते, कोई वैल्यू पुट करें, प्लस पुट करें, माइनस पुट कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पुट करें, डेसिमल पुट करें, कोई वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव नंबर में अगर प्लस ऐड करेंगे तो टोटल टर्म आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा। जब टोटल टर्म पॉजिटिव रहेगा तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 या 0 से बड़ी हो सकती है,
हो सकती है नहीं हो सकती है, कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना। जब कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, ये सारा का सारा इनपुट ले सकता नहीं ले सकता है, सारा का सारा इनपुट ले सकता है, तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा आपके पास में, डोमेन एग्जैक्टली आपके पास में कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। बताइए, सारा का सारा ले सकता है तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, सारा इनपुट ले सकता है, तो डोमेन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहां पर, दैट विल बी आर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड डोमेन। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 16। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल वही लॉजिक, स्क्वायर रूट फॉर्म में क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी गेट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे चेंज हुआ, सोल्यूशन के पार्ट में चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट के पार्ट में तो वही चल रहा है कि रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, यही कंसेप्चुअल बात है, क्योंकि एक बार आपने दिमाग में सेट कर लिया कि ये हर एक क्वेश्चन में होना है, तो बेसिक आपकी क्लियरिटी होती चली गई ना। बेसिक क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन चाहे जिस लेवल का हो, आप क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व ऐसे नहीं होगा, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसके पहले अगर आप बेसिक इनइक्वालिटी का पूरा पार्ट कवर कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने पूरी सीरीज बना रखी है बेसिक इनइक्वालिटी के नाम से, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आप सारी वीडियो देखिए। आपको मैं डैम श्योर बात कर रहा हूं कि ये आपको इस तरह की जितनी भी, चाहे आपकी वो सिंपल इनइक्वालिटी हो, अभी तो सिंपल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी को किसी लेवल की इनइक्वालिटी हो, आप उसको बहुत आराम से कर लोगे। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं आगे उसको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप पॉज करिएगा, आप देख लीजिएगा उसको, या फिर पहले उसको दिखाइए पूरा यहाँ पे, क्योंकि इनइक्वालिटी का यूज आपको हर जगह करना पड़ेगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को छोड़ के। लेकिन जेई लेवल पे क्वेश्चन तो वहां पे तो अनसर्टेन होता है, कुछ भी आ सकता है, एनडीए लेवल पे तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पहले उसको इनइक्वालिटी समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको फैक्टर करते हैं हम लोग, इसको फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर गेटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 4 गेटा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब एक काम करते हैं, यहां पर इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। अब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा, आप एक बार जाके वीडियो जरूर वॉच कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, सब बताया हुआ मैंने वहां पर। ठीक है, रेज यहां पर गई, माइनस का 4, यहाँ पे 4 आ गया, बेबी कर्व आपको बनाते हैं, यहाँ पर ये चला गया, प्लस माइनस प्लस, आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी आपको क्या लेना है, गेट इक्वल टू, तो इसका मतलब प्लस लेना होता है, और इनइक्वालिटी लगी साथ में, तो इसका मतलब आपको सर्किल करना पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास ये बताइए कि x कहां कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -4 टू x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -4 जा रहा है, माइनस इन्फिनाइट से -4 गया, उसके बाद यूनियन कितना आ जाएगा, 4 से लेके इन्फिनाइट, दिस इज योर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप -4 से 4 के बीच की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, एक काम करते हैं 0 लेके देख लेते, पुट करते हैं 0 तो अंडर -16 आ जाएगा ना, डिफाइन कहां हुआ, और वैल्यू ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा, फिर भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब -4 से 4 के बीच की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। इसके अलावा आप टोटली फ्री हैं, आप कोई वैल्यू पुट करें, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आज सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, ये वीडियो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कोई इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए, आपको हर एक चीज आएगा। अभी हम लोग तो सिर्फ अप्रोच कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अभी क्वेश्चंस तो बचे हुए हैं ना, क्वेश्चंस में भी आएंगे हम लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्पेशल फॉर्म में आते हैं। स्पेशल फॉर्म में क्या होता है, क्या फॉर्म बनता है स्पेशल फॉर्म में, जहां पे आपको डोमेन फाइंड करना होता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से रहा, क्वेश्चन हमारे स्पेशल फॉर्म का क्या है, उस बात को देख लेते हैं। स्पेशल फॉर्म क्या, स्पेशल फॉर्म बनाता है फंक्शन को, ठीक है, उस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, कुछ फंक्शन होते हैं जो रियली में स्पेशल होते हैं, मतलब उसको अलग ही फॉर्म हम लोग देते हैं। क्या देते हैं, ध्यान से देखिए जरा। पहला ले लिया, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ले लिया। दूसरा ले लिया हमने यहां पर क्या, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स ले लिया। तीसरा मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लिया। ठीक है, कुछ और भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, तब आएंगे धीरे धीरे, मैं आपको सब बताता रहूंगा। ठीक है, लेकिन अभी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, इस बात को देखते हैं भाई।
ठीक है। एफ ई की पावर एक्स फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें आपने ई की पावर एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा। ठीक है, ए की पावर एक्स का डोमेन होता है मतलब एक्स की आप वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद आपके पास में एफ एक्स मिल जाए। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि ई की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, एग्जैक्टली 2.31 या 41, फिर पता नहीं कितना डिजिट तक चला गया है, इसके बारे में वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, रैशनल नंबर होता है, इसी वजह से ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग में होता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में नंबर होता है। अब आप बताइए, कोई भी पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी करें, प्लस करें, माइनस करें, रैशनल, डेसिमल, वो तो डिफाइंड होगा ना। तो आप एक्स की यहां पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, एक्स की यहां पर आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करिए, 2 की पावर या 2 या 3 के बीच में कोई वैल्यू, पॉजिटिव की पावर कुछ भी रखें। ठीक है, 2 की पावर 1 रखें, 2 की पावर 2 रखें, 2 की पावर -2 रखें, 2 की पावर -100 रखें, कुछ भी रखें, ये डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा। 4 की पावर 9 रखें, 4 की पावर 9 रखें, 4 की पावर -9 रखें, 4 की पावर -18 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू आपका डिफाइंड जरूर होगा। ठीक है, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर कुछ भी आप रखते हो, तो अगर नेगेटिव की पावर कुछ रखोगे तब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन अगर हो जाता है, फ्रैक्शन अगर हो जाता है, क्योंकि -4 की पावर 1/2 अगर आपने लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना आ जाएगा, इसका डोमेन कितना आ जाएगा, दैट विल बी आर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, log a बेस x की बात करते हैं, तो आपको यहां पे समझना है कि log डिफाइंड कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये log डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं हो सकता। मतलब log नेगेटिव x के लिए डिफाइंड ही नहीं है, log नेगेटिव x के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका दो ग्राफ बनता है जाके, एक ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये बनता है जाके ग्राफ, और एक ग्राफ आपका क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, दो कंडीशन भी होती है, क्या कंडीशन होती है, ये दो ग्राफ क्यों अलग अलग बनते हैं जाके। अच्छा, दोनों केस में आप जो वैल्यू ले रहे हो डोमेन में, एक्स की एक्सिस की वैल्यू ले, तो आप 0 से लेकर इनफिनिट तक जा रहे हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइंड, और x 0 भी नहीं हो सकता, x 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पर राइज करते हैं। तो फिर ये दो ग्राफ क्यों बने, दो ग्राफ इसलिए बने क्योंकि यहां पे दो कंडीशन चलती है। पहली कंडीशन चलती है आपकी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है आपके पास में, और दूसरी कंडीशन चलती है आपके पास में a जो है वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा। और याद रखना, a की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, a की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन राइज करता हूं, देखते हैं आपकी दिमाग की जो बत्ती होती है, ट्यूबलाइट, ना 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 बेकार वर्ड है ट्यूबलाइट। ठीक है, दिमाग जो है वो कितना आपका फोकस है, ये बताइए। इन दोनों फोकस में आप ये बताइए, इन दोनों को आप इमेजिन करिए और मुझे एक बार बताइए कि log 0 की वैल्यू कितनी होती है, log 0 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ समझ में आया। अब मैंने बोला log 0 डिफाइंड नहीं होता, लेकिन log 0 इन टर्म्स ऑफ इंफिनाइट, प्लस इंफिनाइट और माइनस इंफिनाइट, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहां पर आपको माइनस इंफिनाइट की तरफ जा रहा नहीं जा रहा, और यहां पर आपका प्लस इंफिनाइट की तरफ जा रहा। तो इसी केस पर एक जगह आपको क्या मिलेगा, प्लस इंफिनाइट मिलेगा, एक जगह आपको क्या मिलेगा, माइनस इंफिनाइट मिलेगा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इस बात को समझ लेना है। तो log 0 पर आपको प्लस इंफिनाइट भी मिल सकता है, माइनस इंफिनाइट भी मिलेगा, डिपेंड करेगा कि आपका बेस कितना है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई, इसका डोमेन कितना हो गया, डोमेन आपके पास में ये हो गया, डोमेन आपका कितना हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तीसरी बात करते हैं हम लोग, मॉड एक्स। मॉड एक्स की क्या होता है, मॉड एक्स एक्चुअली में होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। आप जो भी इनपुट पुट करो, इनपुट आप टोटली फ्री हो पुट करने के लिए, तो इसमें कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप इनपुट के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू दे सकते हो, तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन विल भी कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ये भी आपका कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ स्पेशल फॉर्म बन जाते हैं जिसको आप पढ़ोगे। पढ़ोगे क्या आपने, मैंने 3 फॉर्म तो आपको बता दिया। अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आई होप मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो वर्दी है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आप हमारे पास में आएगा उसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या हमारे पास में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, हमारे पास में क्या है क्वेश्चन, फाइंड डोमेन। ठीक है, फाइंड
डोमेन एफ एक्स इक्वल टू 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप अब देखो धीरे धीरे मैं लेवल को अप कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको चेंज लेके आ रहा हूँ, तो बेसिक चीजें आपको यहाँ से क्लियरिटी बेसिक पीछे, उसके बाद धीरे धीरे मैं लेवल को अप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बात सुनिए ध्यान से, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसमें देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक लग रहा है डिनोमिनेटर फॉर्म वाला लग रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स के टर्म में कुछ वैल्यू दिया है, तो पहला टर्म आपका लगा डिनोमिनेटर फॉर्म का लगा, ठीक है भाई, डिनोमिनेटर फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगा। और दूसरा आपका यहां पर क्या लगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर भी वैल्यू भी तो है आपका ना, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर रूट फॉर्म भी आपका यहां पर लग गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि √4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यही बात हुई ना कि √4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये 0 कब नहीं होगी, इस बात को देख लेते हैं, तो आपको साफ साफ पता चला, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, वैल्यू कितनी 0 आ गई, तो x की वैल्यू आपके पास में +-2 नहीं होनी चाहिए। यही होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी, -2 आएगी, तो आपको एक बात क्लियर हो गया कि x की वैल्यू आपकी +-2 नहीं आएगी। दूसरे केस में क्या है भाई, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जिसने भी बेसिक इनइक्वालिटी की वीडियो देख लिया होगा उसको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर -4 माइनस जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इक्वल टू विल बी चेंज, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4, इसका स्क्वायर करते हैं भाई, फैक्टर करते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0, तो x -2 x + 2 लेस आर इक्वल टू 0, सॉल्व किया, -2 आ गया, +2 आ गया, यहां पर ऐसे गया, ये गया, ये गया, प्लस माइनस प्लस आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्लोज इंटरवल लगाना है, यहां पर भी क्लोज इंटरवल लगाना है, बट आप इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके आपका सोल्यूशन आने वाला है। ये नहीं कि आपने एक को आंसर मान लिया, इसको आपने इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं गलत करना है, कॉमन सेंस अपनी जो आपका मेंटल स्टेटस है उसको हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि पता नहीं कहां किसकी जरूरत पड़ने लगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू +-2 नहीं होना चाहिए, यहां पे इनइक्वालिटी लगी है, माइनस का साइन लेना, बट हमको यहां पर क्या कर देना, ये कर देना है, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -2 से लेकर 2 तक आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप गो थ्रू हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको हर चीज आने लगेगी, तो अभी आपको तुरंत यहां पे दिखने लगेगा कि ये 0 आपका नहीं हो सकता है, तो x की वैल्यू +-2 आपकी नहीं आनी चाहिए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं। बाकी बोर्ड का दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अभी मैं हटा दे रहा हूं, ये आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस तरह से बता ही रहा हूं कि ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, हमारे पास में क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, f(x) इक्वल टू फाइंड डोमेन, ठीक है, f(x) इक्वल टू मॉड x -4 अपॉन x -4 है, आपको ये फाइंड करना है, आपको डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट यहां पर क्रिएट हुआ, पहला कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट हुआ, डिनोमिनेटर फॉर्म, ठीक है, डिनोमिनेटर फॉर्म भाई फिर से मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, डिनोमिनेटर फॉर्म आए, डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग x -4 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट केस में हमारे पास में क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ क्या है फंक्शन है, यहां पर स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है फंक्शन का, वो क्या है, मॉड का फॉर्म है। तो आपको एक बात समझ लगना है कि मॉड x -4, अब मॉड x लिखा हो, मॉड x -4 लिखा हो, मॉड कुछ भी लिखा हो, x के टर्म में लिखा हो, उसका डोमेन R आता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मॉड x कभी अनडिफाइंड नहीं होता है जब तक वो न्यूमरेटर में रखा हुआ है, वो अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसके लिए हमको कोई भी इशू क्रिएट नहीं करना है, मॉड x -4 के लिए कोई भी इशू नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि ये आपका जो इनपुट लेगा वो रियल नंबर ही लेगा। मतलब इनपुट की बात कर रहा हूं, डोमेन की बात, x की बात कर रहा हूं, यहां पर ये x की बात कर रहा हूं कि आपका क्या लेगा, r लेगा। मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, x की बात कर रहा हूं यहां पे, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये सारा इनपुट ले सकता है, ठीक है। अब
इसके अकॉर्डिंग 4 नहीं होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सारा का सारा रियल नंबर होना चाहिए। तो डोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सारा रियल नंबर होना चाहिए, बट 4 इसके सोल्यूशन में उसके इनपुट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे यहां पे 4 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और कंडीशन आपकी समथिंग अपॉन इन्फिनाइट की बन जाएगी, जो कि डोमेन में नहीं होना चाहिए वो इनपुट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। फिर मैं होप बोलता हूं, यार क्या बात कर देता हूं, होप नहीं, कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अभी तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है और आपको मैं एक्सपर्ट बना के रहूंगा। ठीक है, मतलब दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को खत्म करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास टाइप वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, और जितने मैंने अभी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं सभी का मैं रेंज ही फाइंड करूंगा। ठीक है, इसलिए पहले, क्योंकि आप एक बार डोमेन में एक्सपर्ट हो गए तो रेंज कहीं नहीं गया। फिर रेंज के लिए भी कुछ स्पेशल टर्म होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वन शॉट में आप क्या क्या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका हमको क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो यहां पर एक ही फॉर्म बन रहा है, वो भी क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर फॉर्म बन रहा है। तो डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म तो दिख नहीं रहा हमको। न्यूमरेटर में सिंपल सा एक एक्स के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, तो वो तो सारी जगह डिफाइंड होती है। मतलब ऐसा कोई डिनोमिनेटर फॉर्म के अलावा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से ये आपका एफ एक्स का इनपुट ना मिल सके। तो मतलब मेनली हमको किस पे काम करना है, इस डिनोमिनेटर पे काम करना है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखते हैं जरा। अब मुझे इसको देख के ये लगा कि भाई एक्स की क्या वैल्यू पुट करें यहां पर कि ये 0 हो जाए, उसको हटाते हैं जरा। अब कुछ कंडीशन आता है यहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माय डियर फ्रेंड, अवेयर हो जाइए, क्योंकि अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया, कॉन्सेप्ट आपको मिस कर देगा अच्छे नंबर लाने से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसकी रूट लाने की कंडीशन, रूट रियल की कंडीशन क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, उसकी बात नहीं करनी, हमको जो काम की बात है वो करनी है। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, यही की बात करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी उसकी बात करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि d लेस देन 0 होने पर रूट्स इसके इमेजिनरी आते हैं। ठीक है, d लेस देन 0 में रूट इमेजिनरी आते हैं। इसका कहने का मतलब यहां पर सिंपल सा, एक अगर मैं कर्व लेता हूं, मान लीजिए ग्राफ लिया, इस ग्राफ में मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, मतलब देखो रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो ग्राफ या तो उसको x में कट करना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए यहां पे कट किया तो ये अल्फा आ गया, एक रूट आपको अल्फा मिल गया, यहां पे आपको कट किया ये बीटा मिल गया, नहीं मिल गया, तो यही तो होता है जिसको जीरोस बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में 2 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अल्फा एक्स, यहाँ पे सपोज करो एफ एक्स है, ये एफ एक्स में एक्स की जगह यहाँ पे पुट किया अल्फा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, नहीं 0 होगा, बीटा पुट किया वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, ये कब होता है, जब डी आपका क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, या ग्रेटर देन 0, क्योंकि अभी ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0 ले सकते, कॉमन कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, अभी लेकिन मैं आपसे बात क्या कह रहा हूं, बात ये कह रहा हूं कि डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा। अब डी की लेस देन 0 होने पर आपको रूट्स नहीं मिलता, मतलब डिफाइंड रूट नहीं मिलता। डिफाइंड इन द सेंस ये होता है कि अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट डिफाइंड टर्म नहीं मिलता, वो इमेजिनरी मिलता है कि इमेजिनरी कहीं पर 0 होगा, उसकी बात नहीं करना, क्योंकि हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन इमेजिन वाला थोड़ी टर्म है। ऐसे थोड़ी है कि हम कोई किसी मशीन में इमेजिन करके इनपुट डाल दे, वो चला गया इनपुट और बाद में आउटपुट निकल गया, ये तो नहीं कर सकते ना। तो डोमेन में इमेजिन नहीं चलता, इमेजिनरी वर्ड नहीं चलता, रियल टर्म चलता है, डिफाइंड टर्म चलता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जो यहां पर इनपुट होना चाहिए, डी लेस देन 0 पर आपको इमेजिनरी रूट मिल रहा है। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास में 2 हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर पहली कंडीशन हमारे पास में क्या हो सकती है कि जो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो ग्राफ है कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा। और दूसरी कंडीशन कब लेते हैं, जरा हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं कि ए की वैल्यू लेस देन 0, तो आपके पास में ये बनेगा ग्राफ, ये बनेगा, 2 ग्राफ बनेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा ग्राफ नहीं बन सकता। इस ग्राफ में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स को टच नहीं कर रहा है, अल्फा बीटा नहीं मिलेगा। इस ग्राफ को साफ साफ दिख रहा है एक्स को टच नहीं करेगा, अल्फा बीटा नहीं मिल रहा है। तो कंक्लूड करते हैं, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आता है और ए ग्रेटर देन 0 है,
तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। लेकिन अगर फंक्शन ये डी लेस देन 0 है, ए की वैल्यू आपकी लेस देन 0 होगी, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। देखा, छोटी छोटी चीजें, काम की चीजें, और कहीं मिलेगा नहीं, फिर कहोगे लो सर ये क्या हो गया, ये तो कांड हो गया। क्वेश्चन तो हमने ऐसे किया था, लेकिन क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं मिला। तभी छोटी छोटी बातों को समझ लो, याद कर लो, नहीं समझ लो। समझना काफी इंपॉर्टेंट है याद करने से, क्योंकि याद करने वाले पर्संस की जो सोच है वो एक जगह लिमिटेड हो जाती है, बट समझने वाले पर्संस ब्रॉडर एरिया में काम करने लगते हैं। इसलिए हर चीज को समझने की कोशिश किया करो। न्यूटन साहब के सर पे, उनके हेड पे अगर एप्पल गिरा था, तो सिर्फ ये याद कर ले कि उनके सर पे एप्पल गिरा तो काम हो जाता क्या? उन्होंने उसको समझा एप्पल क्यों गिरा, या एप्पल से मेरी क्या दुश्मनी थी कि उनके सर पे आके टपक गया आके। ठीक है, तो समझ लीजिए बात इस बात को। ठीक है, तो हमारे पास में ये कंडीशन अब देखिए जरा, अब इसकी बात करते हैं जरा हम लोग, इसका डी निकालते हैं, इसका डी निकालते हैं। तो इसका कितना डी निकालते हैं, डी इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए, कितना 1 हो गया, इंटू 1 आ गया, -3 लेस देन 0 आ गया नहीं आ गया, मतलब अब -3 आ गया, इसका मतलब कंफर्म इसका डी लेस देन 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि ए कितना, ए का एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो 100% पॉजिटिव हो गया नहीं हो गया, इसका मतलब फंक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो क्या कभी 0 हो सकता है? 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो इसका मतलब x की आप कुछ भी वैल्यू यहां पुट करो, ये 0 नहीं हो सकता है। जब 0 नहीं होगा तो आपके पास में यहां पे डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन इक्वल टू आर आ जाएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि आप इसको कहीं पर भी, आप सो भी रहे होंगे तभी आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया, तुरंत उसका जवाब दे दोगे कि सर इसका आंसर तो ये था। कि भाइयों एंड मेरी बहनों, समझ आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, तो इसका डोमेन कितना आ गया, आर आ गया, रियल नंबर आ गया। अब इसका रेंज निकालेंगे, पहले हम लोग डोमेन की एक बात कर लें यार, क्योंकि डोमेन में कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार डोमेन में अगर आ गए, एक बार आपके क्रिकेट खेलने के फॉर्म में अगर आ गए आप, 10-12 ओवर आपने खेल लिया, उसके बाद तो फिर तो छक्के चौके चलते रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। ओके, अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, उस बात को देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, फाइंड डोमेन एफ एक्स एक्स। आपके पास में क्या है, लॉग एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, फाइंड डोमेन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस बात को समझ लेते हैं क्या है कैसे है, हर चीज को एनालिसिस करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कौन कौन से फॉर्म लग रहा है यहां पर। एक तो साफ साफ दिख रहा है, डिनोमिनेटर फॉर्म लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा फॉर्म आपका क्या लग रहा है कि ये आपका स्पेशल फॉर्म हो गया, लॉगरिथम जो हो गया स्पेशल टाइप का फंक्शन हो गया, तो स्पेशल फॉर्म की कैटेगरी में आ गया। इसका मतलब दोनों फॉर्म को आपको यहां पर देखना है। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक बात और थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं कि यहां पे बेस कुछ नहीं दिया है। कैलकुलस में कभी भी बेस अगर ना गिवन होता है तो उसकी जो बेस होता है वो ई होता है। ठीक है, ई होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। अलजेब्रा में 10 होता है, कैलकुलस में ई होता है, तो यहां पर जो आपका बेस चल रहा होगा वो ई वाली कंडीशन पे चल रहा होगा। ठीक है, तो आप पहले फॉर्म के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का कितना आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। x कॉमन ले लिया, माइनस का प्लस का 2 प्लस का 1x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू x प्लस 1
उसके बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू x की वैल्यू -2 और -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आपके पास में डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग कि भाई डिनोमिनेटर फॉर्म ये अलाउ कर रहा है कि x की वैल्यू -2 -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी पुट कर लो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर ने ये बोला, डिनोमिनेटर फॉर्म, ठीक है। अब लेकिन स्पेशल फॉर्म में क्या है भैया, स्पेशल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि यहाँ पर x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये आपका 2 और 3 के बीच में होता तो ऑलरेडी ये बड़ा है आपका, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। चलिए x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पर सिंपल सा हो गया कि अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करता हूं तो -3 ये आ गया, रेंज ऐसे गई, प्लस माइनस हुआ, तो आप बताइए ये आपके ऐसे चला जाएगा नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, -3 से इन्फिनाइट आना चाहिए, नहीं, इसको भी कंबाइन करिए, आपका -2 यहां पर आएगा, -2 यहां आएगा, ये सोल्यूशन में नहीं होगा, ये सोल्यूशन में नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप आंसर में ये बोलेंगे कि डोमेन इक्वल टू आ जाएगा -3 से लेके प्लस इन्फिनाइट आ जाएगा, एंड माइनस आपका क्या नहीं होना चाहिए, -2 और -1 नहीं होना चाहिए, दिस इज योर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आपने यहां पे डोमेन सीख लिया अच्छे से, डोमेन में अभी कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से डोमेन आ गया, मतलब आपने अभी बेसिक चीजें सीख के एडवांस चीजें पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, अभी आपको किसी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, अभी आप अप्रोच कर लोगे। ठीक है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और वो क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा मिला है कहीं से तो देख लेते हैं भाई। क्या हमारे पास में क्वेश्चन, फाइंड डोमेन, क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, f(x) इक्वल टू 1/5 माइनस 3 sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, डोमेन क्या हमारे पास में। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। ओके, तो एक ही फॉर्म दिख रहा, एक नहीं दो फॉर्म दिख रहा है एक्चुअल में। एक तो पहला फॉर्म दिख गया यहां पर, क्या 5 माइनस 3 sin x दिख गया आपको, ये 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया आपके पास में, x, दूसरा क्या दिख गया आपको, sin x का टर्म दिख गया। sin x का डोमेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई, sin x का डोमेन क्या होता है। देखो sin x का डोमेन होता है रियल नंबर, लेकिन कुछ लोग ये बोलेंगे सर नहीं, ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। रियल नंबर जब होता है जब हम लोग 1 on 2 की बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग 1 या on 2 1 की बात कर रहे होते हैं, तब हम लोगों को उसका डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में रखना होता है, तभी ये आपका कुछ स्पेशल फॉर्म, दूसरे स्पेशल फॉर्म में आता है। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसका यहां पर जो x होगा, इसका x होगा, तो यहां पर ये इसका लिए x क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए कोई इशू नहीं है, इसके लिए कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, बात इसकी करते हैं। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि 5 माइनस 3 sin x इक्वल टू कितना, नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप बताइए sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 5/3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो x की क्या वैल्यू आ जाए हमारे पास में, x की क्या वैल्यू आ जाए कि 5/3 हो जाए। हाँ, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाए माइनस साइन इनवर्स 5/3 हो जाएगा, तो आप रियल नंबर में से साइन इनवर्स 5/3 हटा दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, लॉजिक लगाओ यार। x sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। sin x की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करती है, ना -1 से छोटा हो सकता है, ना 1 से बड़ा हो सकता है। x आप कुछ भी पुट कर लो, x आप कुछ भी पुट कर लो, इसकी वैल्यू इसके बीच में ही होगी। तो आप मुझे बताओ sin x की वैल्यू 5/3 है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया ना भैया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, बहुत ज्यादा 1 हो गया। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि sin x x की वैल्यू पुट करो आपके पास में, तो एग्जैक्टली मतलब यहां पर ये है कि x की ऐसी, यहां पर x कभी ये आपका ऐसी वैल्यू देगा नहीं कि 5/3 वो हो जाए, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि ये आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कि 5 माइनस 3x की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब सारा का सारा इनपुट ले सकते हो। तो डोमेन कितना हो गया आपके पास में, ये कितना आ गया, रियल नंबर आ गया। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ी देर सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करिएगा, 5 मिनट का इसको बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा। मैं 100% बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, आई होप डोमेन समझ में आ गया आप लोगों को। अभी हम लोग बात करते हैं रेंज की, क्योंकि अगर आपने डोमेन सीख लिया है तो रेंज के लिए अभी कोई ज्यादा इशू नहीं होने वाला, आराम से आप रेंज सीख सकते हैं। ठीक है,
चलिए समझते हैं रेंज क्या होता है, रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं इस बात को, क्योंकि रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे काफी यूज होने वाला है, डोमेन का और रेंज दोनों यूज होने वाला है, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए ध्यान से जरा रेंज होता क्या है इस बात को पहले समझते हैं। ठीक है, आपको ये कंफर्म था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मतलब अभी इसी वीडियो में शुरुआत में, कि FA2B लिखा था या FX2Y लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, X2Y लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको मैंने बोला था ये क्या इनपुट होता है, जिसको मैंने क्या बोला था, आपको डोमेन भी बोला था मैंने, और एक बात मैंने आपको और बताई थी, वो क्या बताई थी, दिस इज व्हाट कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन बताया था, और इसको मैंने बताया था कि कोडोमेन की जो वैल्यू यूज होती है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रेंज सिंपल सी बात हो गई कि फंक्शन की x का इनपुट पुट करने पर आपको जो y की वैल्यू आ रही है, जो इनपुट पुट करो y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो y की सारी वैल्यू जो आपका यूज में आ रहा है, y की वैल्यू जो मिल रही है x की वैल्यू पुट करने पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो अब रेंज है क्या एक्चुअल में, रेंज का मतलब fx की वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होगी, fx की वैल्यू। तो fx आपका मिनिमम से लेके मैक्सिमम जितना आपका वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रेंज। तो इसका मतलब रेंज आपके पास में क्या हो गया, सिंपल सा रेंज क्या हो गया, मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आपका क्या हो गया, उसको हम लोग रेंज बोल दिया। अब ये भी हो सकता है कि बीच में आपका कोई वैल्यू है, जैसे मान लिया जाए आप बोलो कि -5 से लेके 5 तक आपने यहां पर रेंज लिखा। ठीक है, तो ये हो सकता है रेंज आपका यहां पर आ सकता है, लेकिन मे भी हो सके कि इसके बीच की कोई वैल्यू आपको ना ले, वो रेंज में ना आ रही है, तो उसको हटा दो। बट एक सिंपल अगर कोई डिफाइन करने के लिए बात बोल दे तो रेंज क्या होता है, रेंज मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई या वैल्यू ऑफ fx। क्यों, क्योंकि आपने x इनपुट किया है, तो उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो fx या जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, रेंज बोल दिया। ठीक है, अब रेंज क्या है, रेंज होता है इट इज अ मिनिमम वैल्यू आउट टू द मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में क्या होता है। तो आपके पास में दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपका रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इसमें परेशान ना होने की जरूरत। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं तो आपको समझ में आ गया रेंज क्या। अब रेंज निकालते हैं, रेंज की होता है फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं फंक्शन का रेंज निकालना। ठीक है, चलिए कुछ बातें समझ लेते हैं क्या क्या है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, रेंज का फॉर्म वही है, फॉर्म हमारे पास में वही रहेगा जो 3-4 फॉर्म थे। ठीक है, कुछ स्पेशल टर्म इसमें इंक्लूड होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए पहला फॉर्म हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेंज fx इक्वल टू 1/x+4, इसका रेंज फाइंड करना। ठीक है, तो एक बात सिंपल सी बात है, यहां पे डिनोमिनेटर फॉर्म है। अब देखो एक बात सिंपल समझ लो, पहला तरीका रेंज निकालने का क्या हुआ, अगर fx इक्वल टू x के टर्म में दिया, मतलब y इक्वल टू x के टर्म में आपको फंक्शन गिवन होता है, क्या आप इसको y के x की वैल्यू y के टर्म में ला सकते हो, ला सकते हो। पहले बात आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको गिवन क्या होता है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होता है, क्या आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ला सकते हो, अगर ला सकते हो तो आपका पहला रेंज निकालने का तरीका यही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको कोशिश यही करनी है कि क्या आप ये y इक्वल टू 1/x+4 लिखा है, तो अभी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तो क्या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हो, अगर निकाल पा रहे हो तो पहला तरीका आप सीख चुके हो। जिसका मतलब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो y हो जाएगा यहाँ पे x+4 इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पे x+4 इक्वल टू कितना आ गया, 1/y हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/y माइनस 4 कितना आ गया, 1 माइनस 4y अपॉन कितना आ गया, x आ गया। यहाँ पे क्या था, गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू आ गई, तो आपकी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। अब वही काम जो हम लोगों ने डोमेन निकालते वक्त किया था, देखते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्म बनना है। ये सिर्फ आपका डिनोमिनेटर फॉर्म बनना नहीं बन रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर फॉर्म बनना है। तो डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर y 0 ना मिल के अलावा बाकी सारी वैल्यू मिल सकती है। अगर आप इनपुट यहां पर डोमेन आपने r दे दिया है, तो आपने रियल नंबर यहां पे इनपुट दे दिया है, तो y की वैल्यू 0 के अलावा बाकी सारी वैल्यू ले सकता है। तो आपके पास में यहां पर रेंज कितना आ जाएगा, रेंज की वैल्यू आ जाएगी रियल नंबर जिसमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज योर वैल्यू। समझ में आ गई, क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो पहला आपका रेंज निकालने का टर्म समझ में आ गया, क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, फाइंड रेंज, रेंज क्या है हमारे पास में, fx इक्वल टू, क्वेश्चन क्या हमारे पास, fx इक्वल टू x माइनस 3/2x+1। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया, वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं।
ध्यान से देखिए। ओके, तो आप ये बताइए कि भाई काम फिर से, क्या हम लोग x की इन टर्म्स ऑफ y ला सकते हैं? तो ला सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहां पे करते तो y कितना आ गया, 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 3 आ गया। मल्टीप्लाई कराया 2xy प्लस का y इक्वल टू x माइनस 3 हो गया। इसको इधर लेके आते हैं तो 2xy माइनस x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का y माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इससे कॉमन कितना ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, कितना आ गया 2y माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का y माइनस का 3 आ गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का y माइनस का 3 अपॉन 2y माइनस 1 आ गया। फिर से वही देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्म लग रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर फॉर्म लग रहा है। तो डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए कि आपका 2y माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। फिर से मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर इनपुट ले रहा हूं, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, रेंज कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा भाई, r माइनस 1/2। और मैं आपको बता दे रहा हूं ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग पीछे डोमेन में निकाल चुके हैं, उन्हीं का डोमेन निकाल रहे हैं जो मैं आपको पीछे रेंज निकाल रहे जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले डोमेन को तो आपको पता होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तभी तो आप रेंज निकाल पाओगे ना। अब मान लो यहाँ पे r प्लस मैंने दे दिया, तब क्या करोगे, तो ये समझना बहुत जरूरी, पहले डोमेन उसके बाद रेंज। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, ओके ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर क्वेश्चन क्या हमारे पास में, एफ एक्स फाइंड रेंज, फाइंड रेंज आपको यहां पे फाइंड करना है। ठीक है भाई, ओके फाइंड रेंज क्या है हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4 हो गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, रेंज क्या है हमारे पास में, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ओके अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंडर रूट पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। तो एक बात आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि एफ एक्स आपकी वैल्यू पॉजिटिव देगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब एफ एक्स का सोल्यूशन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। दिमाग देखो, यही छोटी छोटी बातें आपको समझना जरूरी है। रूट पॉजिटिव अगर है तो डिफाइंड है और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं, आप वही काम करते हैं। y इक्वल टू मैंने लिया अंडर रूट एक्स प्लस 4 आ गया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 4 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 4 आ गया, नहीं आ गया। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या ऐसा कोई y की वैल्यू है जिसको पुट करने पर ये x अनडिफाइंड हो जाए। जो काम x के लिए किया था डोमेन के लिए, यहां पे y में करना होता है। तो x y की ऐसी कोई वैल्यू है जिसको पुट करो जिसकी वजह से x ना मिले, आपको अनडिफाइंड हो जाए, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर रेंज कितना आ जाना चाहिए था, वो रियल नंबर आ जाना चाहिए था, रियल नंबर r आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि इस एफ जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता रूट में के टर्म्स में अगर दिया है। तो जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो रियल नंबर एक्चुअल में कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा जीरो से लेके इनफिनाइट तक हो जाएगा। ये समझना आपको जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर लाइन पे जाते हो तो जीरो से लेके इधर आपका क्या पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। तो आपके पास में नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी है, y की वैल्यू आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो जीरो से इनफिनाइट आपके पास में यहाँ जीरो इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जीरो से लेके आपके पास इनफिनाइट वैल्यू आपकी रेंज आ जाएगी। क्लियर होगी बात। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फाइंड रेंज है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 16 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। फिर से वही काम, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो आप मुझे बताइए y इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 हो गया। ठीक है, तो y स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, y स्क्वायर प्लस 16 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 16 आ गया। तो सीधी सी बात है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो वाई स्क्वायर प्लस 16 के लिए सॉरी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये ट्रू है, इट्स ट्रू। जब ये ट्रू है तो ये सारा का सारा रियल नंबर ले सकता है। जब सारा का सारा रियल नंबर ले सकता है तो आपके पास में रेंज कितना आना चाहिए, आर आना चाहिए। बट मैंने आपको बोल चुका हूँ ये पॉजिटिव रहेगा, तो रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा, रेंज इक्वल टू आपके पास में आ गया जीरो से लेके इनफिनाइट फिर आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड रेंज एफ एक्स इक्वल टू
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं, वाई इक्वल टू लिया, फिर से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वाई जूम कर लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया भाई, क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। एक काम कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं माइनस लेके चलता हूँ यहाँ पर, ये माइनस लेके सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। ये वाला प्लस लेके चलता हूँ, ये वाला प्लस लेके मैं चलता हूँ, ठीक है भाई, प्लस लेके चलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, तो अभी आपको इसको समझ लेना, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 16 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 16 आपके पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव लेना है हमको, नेगेटिव नहीं लेना है। तो अब ये बताइए ये कौन सा फॉर्म बना है, स्क्वायर रूट फॉर्म बना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस 16 क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, y माइनस 4 y प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना 0 आ गया, नंबर लाइन पे लिया, -4 से लेके कितना 4 आ गया, ऐसे गया, ये गया, प्लस माइनस प्लस हो गया ना आपके पास, ठीक है। तो आपको प्लस लेना, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है भाई। चलिए अब x आप बताइए, y की वैल्यू आपका ये होना चाहिए माइनस इन्फिनाइट से -4 और 4 से लेकर इन्फिनाइट तक होना चाहिए, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। जब ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा तो आपके पास में रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनाइट आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4 टू इन्फिनाइट आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, दिस इज योर रेंज। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे जल्दी कर लेते हैं। देखो वीडियो बहुत लंबी जा रही है, मैं चाहूंगा ना इतनी वीडियो लंबी जाए, तो रेंज आज खत्म कर लेते हैं, बाकी जो बचा वाला पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर बोर लगने लगेगा आपको, फिर वीडियो स्किप करोगे, फॉरवर्ड करोगे, यार क्या यार फिर, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, तो अभी हम लोग रेंज सीख लेते हैं, ठीक है। बाकी 1 1 on 2 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में रेंज, फाइंड रेंज, ठीक है। रेंज हमारा किसका लेना है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में है, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान से देखते हैं। फिर से वही काम, y इक्वल टू ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, टोटल पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखते हैं क्या होगा हमारे पास में, ये समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, दो तरफ का स्क्वायर किया, y स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, रूट हट जाएगा। उसके बाद इसको इधर पहुंचा दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, तो y 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली कितना वाई स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 वाई स्क्वायर माइनस का 1 आपके पास में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया आपके पास में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आ गई, यही प्रायोरिटी हमारी रहती है, ठीक है। अब वही काम, ये कौन सा फॉर्म है, स्क्वायर रूट फॉर्म है, डिनोमिनेटर फॉर्म है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग भाई आप पहला बताइए वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। दूसरा क्या है कि 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर जो है आपके पास में, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फैक्टर कर लेते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y माइनस का 1 और 2y प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये समझने वाली बात ध्यान से, ये कभी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्यों नहीं देगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा बेसिक इक्वलिटी की वीडियो में। कभी भी कोई पॉजिटिव फंक्शन होता है वो कभी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देता है, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन का मतलब यही होता है अपने वो चेंज कर देना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आप यहाँ पर आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो कोई भी वैल्यू आपको इन्वर्ट पुट करना पर इन्वर्ट नहीं क्रिएट कर रहा, इन्वर्जन नहीं दे रहा है,
तो वो उसका कोई पॉइंट ऑफ रिविजन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ रिविजन कितना आएगा आपके पास में 1/2 और माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। नंबर लाइन ने प्लॉट किया, -1/2 और 1/2 आ गया, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, प्लस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। तो आपके पास में ग्रेटर लेना, तो इसका मतलब ये इधर चला गया, इक्वल टू लगी आपके पास में, और यहां पर ये चला गया इधर चला गया, ठीक है। तो आप बताइए, पहला y के लिए 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 देखो यहां पर आ रही है, तो 0 ऑलरेडी नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि y पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला टर्म हमको हटाना पड़ेगा। जब हमने हटा दिया तो बताइए रेंज आपके पास में y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 से लेके इनफिनाइट आपके पास में आंसर आ गया, दिस इज योर रेंज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है भाई, क्लियर है इतना, कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। आपको मजा जरूर आएगी, ये मैं आपको श्योर बता रहा हूं, ठीक है। और मैं आपसे फिर से ये बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो रियली में आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ आपके लिए कुछ नया मिल रहा है और बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जरूर करना ही है, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी ये अगर ग्रोथ होगा उतनी जल्दी मैं कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूं जो रियली में काफी बेनिफिशियल होगी आपके लिए एज वेल एज मेरे लिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड रेंज, क्या आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट हो गया भाई, ये क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, ठीक है, क्योंकि स्पेशल फॉर्म में क्वेश्चन है, वो नहीं बताया होगा, तो देख लेते हैं। इसका डोमेन निकाला है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, इसका डोमेन कितना होगा, वो आर होगा, और पीछे जितने भी क्वेश्चन मैंने निकाले सबका डोमेन मैं निकाल चुका हूं, वही डोमेन मान के चलना जो मैंने निकाला है, ठीक है। कुछ चेंज मत करना, नहीं तो फिर डोमेन चेंज हो जाएगा फिर। अब देखिए डोमेन आता तो वही काम करते हैं, y के लिए निकालते तो y इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं तो y एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 हो गया। एक बात आप समझ लो कि हम लोग इसको एक्स वाई के बीच में डायरेक्टली इसको कन्वर्जन नहीं कर सकते, मतलब एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं ला सकते, ठीक है। तो हमको ये करना पड़ेगा, जहां तक चल सकता है उसमें देखते हैं। ये कितना आ गया आपके पास में, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा सबको इधर लेके आते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। इस वाई स्क्वायर और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, कितनी वैल्यू आ गई, वाई माइनस 1 आ गई, इससे इसे कितना कॉमन हुआ, एक्स कॉमन हुआ, तो बताइए वाई प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का वाई माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। क्या ये बताइए एक्स स्क्वायर के टर्म में क्वाड्रेटिक है, नहीं क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब इसके रूट्स भी आने अगर आ सकते हैं, रूट्स कब आएंगे, जब ये रियल होगा। क्या ये रियल है, बिल्कुल रियल है, क्यों, क्योंकि x आपके पास में डोमेन आपका रियल नंबर है, डोमेन रियल नंबर, इसका मतलब x की आपकी डिफाइंड वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कंफर्म ये होगा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो होंगे वो 100% क्या होंगे, रियल होंगे। तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो जब रूट्स रियल है तो d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी, नहीं आएगी, ये डिफाइन तभी तो होगा ना जब d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी, नहीं तो फिर ये मतलब ही क्या रहा है। अब यहां पर ये डिफाइंड हो गया, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 तो निकालते हैं बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी यहां पर ये है, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया माइनस का 4 आ गया, a कितना आपके पास में यहाँ पर y माइनस 1 आ गया, और साथ में c कितना आपके पास में आ गया y माइनस 1, और ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है, आ गया। चलिए इसको काम कर लेते हैं, y प्लस 1 का होल स्क्वायर एग्जैक्टली कितना लिखा है 2, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। a प्लस बी माइनस बी लगाते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा, y प्लस 1 प्लस 2 y माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, y प्लस 1 माइनस का 2 y माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। चलिए यहां पे कितना हो गया, y प्लस 1 प्लस 2y माइनस का 2 हो गया, यहां पर कितना आ गया, y प्लस 1 माइनस का 2y, और ये कितना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। यहां पे कितना आ गया, 3y माइनस का 1, और यहां पे कितना आ गया, माइनस का y आ गया, और प्लस का 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है भाई। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब
y का कॉफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो y कॉफिशिएंट में माइनस कॉमन लेते तो कितना आ गया 3y माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा y माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। जब माइनस को इक्वलिटी को उधर भेजेंगे तो इक्वलिटी विल बी चेंज, तो यहाँ पे कितना आ गया 3y माइनस 1, y माइनस 3 कितना आ जाएगा लेस आर इक्वल टू 0 आ गया। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आया, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आया 1/3 एंड 3 आ गया। तो अभी आप बताइए, प्लॉट करते हैं, 1/3 यहां पर आ गया, 3 यहां पर आ गया, ऐसे गया, प्लस माइनस प्लस की कंडीशन आपके पास में आ गई। अब सोचने और समझने की बात है कि लेस आर इक्वल टू लेना है तो माइनस लेना है, तो ये आपके पास में हो गया, ये हो गया। तो रेंज आपके पास में मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी इक्वल टू या बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3। दिस इज योर आंसर, जो आपका रेंज आ चुका है। तो समझ लिया गया आपके बात में कि आपको डोमेन पता लग गया, उसके बाद आप रेंज कैसे निकालेंगे ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, ठीक है, मजा आ रही ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे रहना है, समझना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, बस छोटी छोटी बातें आप समझो रहो, बस आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन हमारे पास में, देखिए जरा। फाइंड रेंज, फाइंड रेंज fx इक्वल टू 1/2 माइनस 3 cos x। अरे यार फिर से क्वेश्चन याद आ गया। तो दिस इज नॉट अ लास्ट क्वेश्चन। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अरे अच्छी बात है ना, एक क्वेश्चन मतलब दिमाग लॉजिक जो है आपका बार बार वो देता, ये बताना ये बताना। ठीक है, थोड़ी 2-4 मिनट की वीडियो और बढ़ जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यही ना। हाँ ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसका डोमेन रियल नंबर आएगा, इसका डोमेन रियल नंबर आएगा। कमेंट करिएगा क्यों। ठीक है, जो सीरियसली पढ़ रहा है वो कमेंट करिए इसका रियल नंबर क्यों आएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा। चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज मैंने आपको एक बात बताया था, रेंज आपको मैंने बताया था कि ये मिनिमम वैल्यू से लेके माइनस नहीं होता। अगर हाँ पीछे अगर मैं कहीं माइनस लगाया होगा तो भाई ध्यान रखना, वो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब मतलब fx मिनिमम कहां पर है, मैक्सिमम कहां है, अगर ये पता लग जाएगा तो हो जाएगा काम। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है एक्चुअली में। अब देखो, अब समझते हैं यहां पर क्या, इसको y अगर लेता हूं तो y x के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, इतना इजी नहीं होगा। तो एक काम करते, एक तरीका और लगा लेते हैं, उसको समझ लेते हैं ध्यान से। cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती नहीं होती है। हम इसको fx बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको fx के टर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। अब cos के साथ माइनस लगा हुआ तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का cos x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना माइनस का 1 आ जाएगा। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी 100% क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 ऐड करना है तो 2 यहाँ पर ऐड कर दिया, 1 + 2 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 2 ऐड कर दिया, cos x आ गया, और यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, -2 + 1 आ गया। एक्जैक्टली कितना हो गया, 3 गेटा इक्वल टू 2 माइनस cos x, और यहाँ पे गेटा इक्वल टू कितना गया, माइनस का 1 आ गया, -1। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। उसके बाद सॉरी यहां पर ऐड किया ना तो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे 1/2 माइनस cos x था ना, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने पे भी इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस cos x, और यहाँ पे कितना गेटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको रिवर्स किया 1/नो, ये 1/3, और ये इक्वल लेस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, fx तो लिखा हुआ है, ये fx तो लिखा हुआ है, और fx मतलब क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पर आप बताइए रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 से लेके 1 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये 1 शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।